गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम जो अपना सिलेबस कर रहे थे 7th क्लास की ज्योग्राफी का, उसमें ये आपका सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। एज़ यूजुअली मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें एनसीईआरटी का सोशल साइंस का सिलेबस आता है, उन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने हर इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन किया है। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी ही वीडियो जो है आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। गतिशील का मतलब ये है कि इसमें निरंतर जो है परिवर्तन होते रहते हैं, पृथ्वी के अंदर भी और पृथ्वी के बाहर भी। बाहर वाले परिवर्तन तो हमें दिखाई देते रहते हैं, जैसे मान लो कि कहीं पर भूस्खलन हो रहा है, कहीं पर समुद्र में तूफान उठ रहा है, या फिर हम खुद ही कहीं से ज़मीन की खुदाई करते रहते हैं, कहीं घर बनाते हैं, कई खदानों से कोई सामान निकालते हैं, इस तरीके से। और इसी तरीके से पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में भी परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने सोचा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? हम देखते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है। तो इधर ये जो है पृथ्वी का जो अंदर वाला हिस्सा उसको दिखा रखा है कि जो पृथ्वी है हमारी, ये जैसे प्याज की डिफरेंट लेयर होती हैं, उसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी जो है उसकी एक के बाद एक 3 लेयर्स में बटी हुई है। जो सबसे ऊपर वाली परत है उसको हम भूपर्पटी या स्थलमंडल कहते हैं, जो बीच वाली परत है उसको मेंटल कहते हैं, और जो सबसे अंदर वाली परत है उसको क्रोड बोलते हैं। ठीक है, अब क्रोड में भी ये वाला हिस्सा जो है बाहरी क्रोड हो जाएगा, ये आंतरिक क्रोड हो जाएगा। ऐसे मेंटल का ये बाहरी मेंटल परत और ये आंतरिक मेंटल परत का हिस्सा हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, बट लेयर सिर्फ 3 ही हैं। इसके बाद है कि पृथ्वी की सतह की जो सबसे ऊपर वाली परपटी मैंने बता दिया, उसको हम स्थलमंडल कहते हैं, भूपर्पटी या स्थलमंडल कहते हैं। ये सबसे पतली है, और ये सबसे ऊपर वाली है और सबसे पतली है। ये महाद्वीपीय संहिता में, यानी कि जहाँ पे भी जो है मिट्टी वाला एरिया है वहाँ पे तो ये 35 किलोमीटर तक मोटी है। और जो समुद्र है, क्योंकि समुद्र में ऊपर पानी होता है, नीचे जो ज़मीन वाला हिस्सा वो काफ़ी नीचे जाके होता है, तो समुद्री हिस्से पर ये सिर्फ 5 किलोमीटर तक ही मोटी है। यानी कि जो भूपर्पटी है वो 5 से लेकर 35 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। महाद्वीपीय संहिता मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। यानी कि जहाँ जहाँ मिट्टी है ना, वो वाला हिस्सा भूपर्पटी का, उसमें ज़्यादातर सिलिकन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। अब सिलिकन का C और एल्यूमिनियम का L से इस भूपर्पटी के इस हिस्से को, जो मिट्टी वाला एरिया है, जो महाद्वीपों वाला एरिया है, उसको हम Cl भी कहते हैं। और जो समुद्र वाला हिस्सा है वहाँ पर जो है सिलिकन के साथ जो है एल्यूमिनियम की जगह मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए जो है सिलिकन का C और मैग्नीशियम का M, इसको वहाँ पे जो समुद्री सतह पर जो भूपर्पटी है उसको सीमे भी कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि जो भूपर्पटी का जो हिस्सा, जो महाद्वीप वाला हिस्सा है भूपर्पटी का, उसको तो हम Cl कहते हैं, और जो महासागर वाला हिस्सा है उसको सीमे कहते हैं। अब यहाँ पे आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो महासागर वाला हिस्सा है और जो महाद्वीप वाला हिस्सा है, इसके बीच में काफ़ी डिफरेंस है। ये काफ़ी नीचा है, ये काफ़ी ऊंचा है, तो इसके बीच में लगभग 30 किलोमीटर का जो है वो फ़र्क है महाद्वीपों की सतह में और महासागर की सतह में। तो जो भूपर्पटी है वो 5 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की जो सबसे गहरी खदान है वो दक्षिण अफ्रीका में है, जो कि कोयले की खदान है, और वो लगभग 4 किलोमीटर तक गहरी है। और आज तक जो है इंजीनियर सिर्फ जो है तेल की खोज में सिर्फ 6 किलोमीटर तक ही हम नीचे जो है जा चुके हैं, इससे ज़्यादा नीचे हम कभी जा नहीं पाए हैं। तो सोचो जो भूपर्पटी है उसकी जो है टोटल मोटाई 5 से 35 किलोमीटर है, यानी कि हम कभी भूपर्पटी को भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं आज तक। और पृथ्वी के केंद्र तक अगर आपको जाना है तो आपको जो है 6000 किलोमीटर गहराई तक जाना होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल चीज़ है ये। इसके बाद जो पृथ्वी की जो बीच वाली लेयर है जिसको कि मेंटल कहते हैं,
वाली लेयर है ये 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। ये अंदर जो है 2900 किलोमीटर तक फैली है। और जो सबसे अंदर वाली परत है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। क्रोड की मोटाई लगभग 3500 किलोमीटर है। ठीक है, तो 5 से 35 किलोमीटर हमारी भूपर्पटी की मोटाई, 2900 किलोमीटर हमारी मेंटल की मोटाई और 3500 किलोमीटर हमारी क्रोड की मोटाई। तो टोटल पृथ्वी की जो मोटाई है वो कितनी है हमारी, 6371 किलोमीटर है। ठीक है, अगर इसको हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो भूपर्पटी केवल पृथ्वी का कुल 1% है और 84% मेंटल और 15% जो है क्रोड का हिस्सा है। जो क्रोड वाला हिस्सा है वो उसको हम नीफे भी कहते हैं। नीफे मतलब वो निकिल और फेरस से बना है। फेरस जो है वो आयरन को कहा जाता है। ठीक है, लोहे की बनी होती है इसलिए इसको नीफे कहते हैं। जो सबसे अंदर वाला हिस्सा है उसका जो है, क्योंकि सबसे अंदर है तो दबाव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है वहाँ और वहाँ पे तापमान भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्रोड वाले हिस्से में, पृथ्वी के क्रोड वाले हिस्से में जो भी चीज़ है सब जो है वो पिघली हुई अवस्था में है, वहाँ पे कुछ भी सॉलिड नहीं है। अब है शेल्स के बारे में, शेलों के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की परपटी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की शेल से ही बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी पर की जो परपटी है उस पे जो भी खनिज है उन सब के मिलने से क्या बनी है, शेल बनी है। शेल विभिन्न किसी भी रंग की हो सकती है, किसी भी आकार में हो सकती है और इसका गठन भी डिफरेंट हो सकता है। मतलब इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हर एक शेल में एक जैसे खनिज पाए जाते हैं। किसी में तांबा, किसी में सोना, किसी में कोयला, किसी में पेट्रोलियम, अलग अलग शेल में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद है कि शेल जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली आग्नेय या इग्नियस शेल है, दूसरी अवसादी या सेडिमेंट्री है और तीसरी जो है कायांतरित या मेटामॉर्फिक शेल होती है। अब ये बनती कैसी हैं पहले हम उसको देख लेते हैं। पृथ्वी के अंदर जो है, पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग है जिसको कि हम क्रोड कहते हैं, वो जो है वहाँ पे इतना ज़्यादा तापमान और दबाव है कि सब कुछ वहाँ पर जो है पिघली हुई अवस्था में है और जिसको कि हम मैग्मा कहते हैं। तो जो पृथ्वी के अंदर जब गैस बनती है तो पृथ्वी जो है 7 प्लेटों से मिलकर बनी है जिनके अंदर कुछ थोड़ा सा गैप होता है। तो जब भी पृथ्वी क्योंकि बहुत स्पीड से घूमती रहती है तो वो लावा जो है वो गर्म होकर फटकर बाहर आता है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसको टेम्परेचर कम मिलता है और वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। इस प्रकार से जो है हमारी कौन सी शेल बनती है, आग्नेय शेल बनती है। आग्नेय शेल क्योंकि सबसे पहले यही शेल बनती है इसलिए इनको प्राथमिक शेल भी कहते हैं। अगेन जो आग्नेय शेल होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक को हम अंतर्भेदी शेल कहते हैं, दूसरे को बहिर्भेदी शेल कहते हैं। जब मैग्मा या लावा जो है बाहर आ रहा होता है तो 2 सिचुएशन होती हैं। या तो वो फट के जमीन के फट जाती है और वो जमीन पर भूपर्पटी के बाहर आ जाता है, या वो अंदर ही कहीं रह जाता है। ठीक है, तो जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में से निकलकर सतह पर आ जाता है द्रवित मैग्मा, तो उसके बाद वो ठंडा हो जाता है। वो जल्दी से ठंडा होता है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो इस प्रकार जो शेल बनती है उसको हम बहिर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है, जो हमारा महाराष्ट्र में दक्कन का पठार है वो पूरा बेसाल्ट शेल का बना हुआ है। ये बहुत ही बारीक दानों वाली होती है क्योंकि बाहर आने से क्या होता है कि मैग्मा, बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है तो बड़ी ही जल्दी ये जो है ठंडा हो जाता है। तो जो चीज़ बहुत जल्दी ठंडी होती है उसके दाने बहुत ही छोटे बनते हैं। तो बाहर जो बेसाल्ट की चट्टानें होती है उसके दाने बारीक होते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि कभी कभी जो मैग्मा होता है वो भूपर्पटी के अंदर ही कहीं गहराई में ही रह जाता, बाहर नहीं निकल पाता और वहीं पर ठंडा होता है। अब क्योंकि भूपर्पटी के अंदर ठंडा होगा, जमीन के अंदर रहेगा, तो उसको अंदर जो है ठंडा होने में टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो इसलिए धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसके दाने, उस प्रकार की शेलों के दाने मोटे होंगे। और इस प्रकार की जो शेल होती है उनको अंतर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। अंतर्भेदी का मतलब है जो अंदर ही रह गई, जिसका कि एग्जाम्पल
है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट सभी ने देख ही रखा है, हम घरों में जो फर्श में जो है 2 तरह का पत्थर यूज होता है, एक तो मार्बल जो कि व्हाइट कलर का होता है, दूसरा ग्रेनाइट। आजकल ग्रेनाइट का यूज ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो ग्रेनाइट का पत्थर है वो जो मसालदानी जो जिसमें मसाले कूटे जाते हैं वो जो पत्थर होता है घर में या जिससे चटनी बनाई जाती है, और इस तरह के जो पत्थर होते हैं वो हमारे ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। इधर आपको जो है शब्द उत्पत्ति में ये बताया है कि जो ये तीनों शेल्स हम पढ़ रहे हैं इनके नाम कैसे निकले हैं। तो जो हमारी आग्नेय शेल है उसको इंग्लिश में हम इग्नियस बोलते हैं। ये लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बनी है जिसका अर्थ है अग्नि, क्योंकि लावा मैग्मा क्या होता है, आग ही होती है। सेडिमेंट्री भी लैटिन शब्द से बना है जिसे लैटिन शब्द सेडिमेंट से बना है जिसका अर्थ है स्थिर, यानी कि एक जगह फिक्स होने वाली। और तीसरी है मेटामॉर्फिक, ये ग्रीक शब्द से। अब ये ध्यान रखेंगे कि जो इग्नियस और सेडिमेंट्री है ये तो लैटिन भाषा से बने हैं, और जो मेटामॉर्फिक शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है रूप में परिवर्तन। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इनका रूप में परिवर्तन कैसे होता है। तो जब ये लावा ठंडा होकर चट्टाने बन जाता है उसके बाद क्या है कि हमने पढ़ा, स्टार्टिंग की जो लाइन हमने पढ़ी थी कि पृथ्वी जो है गतिशील ग्रह है, इसमें निरंतर प्रक्रियाएं होती रहती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो शेल है वो लगातार लुढ़क कर, चटक कर या टूट कर एक दूसरे से टकरा के छोटे छोटे टुकड़ों में जो है टूटती रहती है। उन छोटे टुकड़े होते हैं उनको कहा जाता है अवसाद। अब ये अवसाद जो है, जैसे तेज आंधी आती है या कहीं पर बाढ़ आ जाती है, पानी और नदियां जैसे एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाती है, उसके साथ जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते रहते हैं और घिसाव के कारण छोटे भी होते रहते हैं और फिर किसी जगह पर जाकर ये जम जाते हैं। उसके बाद जब लगातार ये काफ़ी लंबे समय तक एक जगह जमे रहते हैं तो वो वहाँ पर एक कठोर शेल बन जाती है जिसको कि हम अवसादी शेल कहते हैं। इस प्रकार से बनी शेल को क्या कहते हैं, अवसादी शेल कहते हैं। अवसादी शेल का एग्जाम्पल है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर क्या होता है, जो रेत के दाने लगातार काफ़ी समय तक एक जगह उच्च ताप और दाब में रहते हैं तो वो बलुआ पत्थर में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद है कि जो शेल होती हैं इनके अंदर, क्योंकि जो नदी पानी और हवा जो एक जगह से दूसरी जगह बहते रहते हैं उसके साथ ना सिर्फ रेत के कण होते हैं बल्कि छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं वो भी जो है उनकी डेड बॉडीज़ जो है वो उसके अंदर होती है। तो जब अवसाद इकट्ठे होते रहते हैं तो उनके साथ में जो अनेक जो जीव जंतु हैं उनके अवशेष भी उसमें इकट्ठे होते रहते हैं। तो जो शेल्स होती हैं उनके अंदर जीवाणुओं के या सूक्ष्म जीवों के या कोई पौधा या पेड़ पौधे के तिनके होते हैं या कोई जानवर मर जाता है तो उनके अंश भी उसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो जीवाश्म होता क्या है, जीवाश्म का मतलब है जीवों का अंश। जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु मरकर जो है उन रेत के कणों में दबते रहते हैं, साथ में फिर ऊपर और लेयर बन जाती है और बाद में वो अवसादी शेल बन जाती है। तो वो जो जीव मर गए थे उसके अंदर वो उसी के अंदर रह जाते हैं, तो वो जीवाश्म भी हमारे शेलों के अंदर पाए जाते हैं। अब ये होता है कि जो अवसादी शेल होती है वो एक के ऊपर एक अवसादी शेल बनती रहती है, तो उससे क्या होता है वो ज़्यादा लेयर्स बनने से दबाव भी ज़्यादा हो जाता है और जो सबसे अंदर वाली होती है उसका तापमान भी ज़्यादा हो जाता है। तो फिर क्या होता है, जो शेल होती है वो अपना रूप बदल लेती है। जो सबसे अंदर वाली शेल होती है वो अपना रूप बदल लेती है। कायांतरित शेल, कायांतरित का मतलब होता है रूप में परिवर्तन। तो जो शेल होती है, जो अवसादी शेल, वो दूसरा उसका रूप चेंज हो जाता है। जैसे जो चिकनी मिट्टी है वो स्लेट जो पत्थर है उसमें बदल जाती है और जो चूना होता है वो संगमरमर के पत्थर में बदल जाता है। शेल हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं। हम जो है शेलों का डिफरेंट तरीके से उपयोग करते हैं, जैसे सड़क बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए, खेल खेलने के लिए। जैसे ये नाम आपने सुना होगा 7 पत्थर वाला खेल जिसको पिट्ठू कहते हैं, या चिबीडी जिसको कि स्टेपू बोलते हैं, और वो 5 गिट्टियाँ जो पहले लोग बहुत खेलते थे, आजकल बहुत कम हो गया ये वाला काम। अब यहाँ पे 2 इमारतों को दिखाया आपको। जो ये है ये वाइट मार्बल से बना है। ये ताजमहल फोटो आप सबको पता ही है। ये सफ़ेद संगमरमर से बना है। सफ़ेद संगमरमर पत्थर जो है इसी को मार्बल बोलते हैं, जो घरों में फर्श पे भी डाला जाता है। और ये इधर लाल किले का चित्र है। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो शेल्स हैं, हमने पढ़ा कि जैसे जो मैग्मा है वो ठंडा होकर जो है वो हमारी आग्नेय शेल बनता है। आग्नेय शेल टूट टूट कर अवसादी शेल में चेंज हो जाती हैं और अवसादी शेल जो है लगातार एक जगह जमा होने के बाद जो है उनका रूप परिवर्तन हो जाता है और वो कायांतरित शेल में बदल जाती हैं। तो इस प्रकार जो है एक शेल दूसरे शेल के रूप में परिवर्तित होती रहती है। इस प्रक्रिया को हम शेल चक्र कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा हो जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि फिर उससे आग्नेय शेल बन जाती है। आग्नेय शेल के छोटे छोटे टुकड़े टूटते रहते हैं और उस एक जगह पर जमा होते रहते हैं तो अवसादी शेल बन जाती है और अवसादी शेल दबाव के कारण जो है वो रूप में परिवर्तन हो जाता है और कायांतरित शेल में चेंज हो जाती है। कायांतरित शेल जब और अंदर जो है काफ़ी लेयर उसके ऊपर जमा हो जाती हैं तो वो बाद में जो है पिघल जाती है और फिर से जो है वो मैग्मा का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि शेल चक्र हमारा चलता रहता है। शेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है, मतलब शेल के अंदर जितने भी हम पृथ्वी से के अंदर से जो भी खनिज निकालते हैं वो सारे हम शेल्स के अंदर से ही निकालते हैं। खनिज प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। यानी कि इनके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं खनिजों के अंदर वो बिल्कुल फिक्स होती है, उनका फिक्स फॉर्मूला होता है। जैसे कोयला आपको पता है किस चीज़ से बना है, पेड़ पौधों के जमीन के अंदर लाखों करोड़ों वर्ष दबने के बाद कोयला बना है। प्राकृतिक गैस पेट्रोल जो है पृथ्वी पर लाखों करोड़ों साल पहले उथल पुथल हुई थी, उसमें जो जीव जंतु जो है जमीन के अंदर दब गए थे उनके जीवाश्म पिघल गए और वो पेट्रोलियम का रूप बन गए थे। पेट्रोलियम के ऊपर जो है पेट्रोल से हमेशा गैस बनती रहती है जिसको कि हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसके अलावा जो है इनका उपयोग जो है डिफरेंट तरह के उद्योगों में दवाइयाँ बनाने के लिए, औषधि और उर्वरक जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनको कि हम खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए डालते हैं, उन सबको बनाने में भी यूज़ होता है। जैसे कुछ और भी चीज़ें जो है जो खनिज हैं जो हम ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, जैसे डिफरेंट तरह की धातुएं हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसकी अगर आपको इसका अभ्यास भी करना है तो हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसका अभ्यास करेंगे। और वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।